नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। वाराणसी में काशी तमिल समागम का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां हैं। कार्यक्रम में सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया होगी। बीएचयू में 1 महीने तमिल काशी की संस्कृति की झलक दिखेगी। तमिल व्यंजनों का लुत्फ उठाएंगे काशीवासी। 1 महीने तक तमिल खान पान और संस्कृति से रूबरू होंगे। तो ये बड़ी खबर, जहां काशी और तमिल की संस्कृति का समागम बीएचयू में किया जा रहा है। विशेष आयोजन और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। 1 महीने तक देखिए पूरा विशेष कार्यक्रम चलेगा। तो वहीं इस दौरान जो काशीवासी हैं, जो तमिलवासी हैं, वो भी एक दूसरे की संस्कृति से, भारतीय संस्कृति से रूबरू हो पाएंगे। और ये जो समागम है कहीं ना कहीं बड़ा संदेश देता है कि भारत के कोने कोने से जो अलौकिक संस्कृतियां हैं, कहीं ना कहीं भारत सभी का सम्मान करता है और किस तरीके से आगे बढ़ रहा है इसका भी जिक्र जो है किया जाएगा। 1 महीने तक देखिए पूरा विशेष कार्यक्रम चलेगा, जिस पूरे विशेष कार्यक्रम में तमिल व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे काशीवासी। तो वहीं 1 महीने तक ये संस्कृति से जुड़ा ये पूरा कार्यक्रम होगा, जिस दौरान स्टॉल्स लगाई जाएंगी और इन स्टॉल्स के माध्यम से संस्कृति से रूबरू हो पाएंगे काशीवासी। कार्यक्रम को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा काशी में और वो इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और वो भी एक अलौकिक जो झलक है वो देख पाएंगे। बीएचयू में देखिए पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां तमिल व्यंजनों का लुत्फ भी उठाएंगे काशीवासी। और देखिए पूरा ये विशेष कार्यक्रम बेहद ही खास तरीके से आयोजित किया गया है। 1 महीने तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं ग्राउंड जीरो से। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाराणसी से संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष से अपडेट ले लेते हैं। संतोष, क्या जानकारी? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा और बड़ा ये पूरा विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। बताया जा रहा है करीब 75 स्टॉल्स भी वहां पर लग रही हैं। क्या कुछ उस कार्यक्रम में 1 महीने तक खास रहेगा, क्या उसकी झलक रहेगी, उसके बारे में क्या जानकारी? और उसका दोनों भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग है। खान पान रहन सहन में या फिर बाकी के खान उनकी वेशभूषा और उनसे जुड़ी हुई उनकी सभी चीजों का यहाँ पे स्टॉल लगाया जा रहा है, जो उनके यहाँ सभ्यता में या कल्चर में चल रहा है। दूसरी ओर बिल्कुल। तो काशी के साथ भी कुछ ऐसी ही बात होगी। निश्चित तौर पे काशी में वो सारी बातें हैं जिनको लगातार इस बात को ध्यान में रखा गया है कि जो काशी आए उसे एक नया जो धार्मिक आस्था है, या ये कहा जाए कि जो धर्म की यहाँ पे परंपराएं रही हैं, ये जो धर्म की जो यहाँ पे चलती है, उनसे वो रूबरू हो सके। यही वजह है कि चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, खान पान के कार्यक्रम हो या फिर और दूसरे कार्यक्रम हो, उन सबों पे पूरा पूरा ध्यान दिया गया है और स्टॉल के माध्यम से उन चीजों को समझाने का प्रयास किया गया है। दूसरी ओर यदि देखा जाए तो चाहे वो विश्वविद्यालय का एमपी थिएटर का मैदान हो या फिर दूसरे जगह पे हो, बुनकर सेंटर और ये तमाम बातें, इन सब जगहों पे ये जो सबसे खास बातें होंगी वो खास ये होगी कि निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो वहां के प्रतिनिधि होंगे, जिनकी संख्या लगभग 3000 के आसपास होगी, वो बनारस के खास करके काशी के संस्कृति को समझने में एक सहायक होगा। जैसा कि आपने कहा कि जो स्टॉल्स लगे हैं, 75 स्टॉल लगे हुए हैं, उन 75 स्टॉल में न केवल यूपी के, खास करके बनारस के, या ये कहा जाए कि उत्तर भारत के उन प्रोडक्ट को लगाया गया है जिनसे दक्षिण भारत को रूबरू कराया जाएगा। और रूबरू कराने के साथ ही साथ तमाम ऐसे कल्चरल प्रोग्राम होंगे, सांस्कृतिक आयोजन होंगे, जिन सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से यहाँ के सभ्यता को, यहाँ के संस्कृति को, यहाँ के रहन सहन को उनसे रूबरू कराया जाएगा। जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये कि ये जो संगम है ये लगभग 1 महीने का है, 30 दिनों का है और 30 दिनों में अलग अलग स्थानों पे आयोजित किया जाएगा। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो तमिलनाडु से या फिर दक्षिण से आने वाले सैलानी हैं, जो हमारे अतिथि होंगे, जो हमारे मेहमान होंगे, जो हमारे डेलीगेट्स होंगे, न उन्हें रूबरू कराई जाए बल्कि उन्हें जो वो ट्रीटमेंट दिया जाए जिनसे वो गदगद हो, और यही नहीं, काशी को वो समझने में सहायक भी हो, काशी को वो समझ सकें।
सबसे जो बड़ी एक और बात होगी वो ये कि प्रधानमंत्री से लगाए तमाम ऐसे राजनेता यहाँ पे आज उपस्थित होंगे उद्घाटन सत्र में, जिनकी मौजूदगी ही अपने आप में एक बड़ी बात होगी। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री खुद यहाँ से सांसद हैं, यहाँ के प्रतिनिधित्व करते हैं इस शहर का, लेकिन बावजूद उसके यदि राज्यपाल को देखा जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखा जाए, तमिलनाडु के राज्यपाल को देखा जाए, धर्मेंद्र प्रधान को देखा जाए, तो ये वो शख्सियत है जो राजनीतिक कद जिनकी ऊंची है और कुछ न कुछ मायने रखते हैं इन बातों में। तो समझा जा सकता है कि इन सारी बातों को देखते हुए इसका समन्वय किया गया है, इसका संगम किया गया है। और संगम की जो सबसे बड़ी बात, जैसा कि हमने शुरू में भी कहा और आपने भी कहा, कि जो अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं 75, उन स्टॉलों की मकसद या ये कहा जाए कि उन साधों से लोगों को ये बताने का, ये समझाने का प्रयास किया जाएगा कि वास्तव में जो उत्तर भारत का सभ्यता है वो दक्षिण भारत की सभ्यता से कितना मैच करता है, किस तरह यहाँ की सभ्यता है और किस तरह से उस सभ्यता में हम भी रचे बसे हैं। जी बिल्कुल ठीक है संतोष, बने रहिए आप हमारे साथ। नीलेश, देखिए संस्कृतियों का समागम कहीं ना कहीं बेहद ही ज्यादा खास है, और इस पूरे कार्यक्रम से लखनऊ से क्या अपडेट मिल रही है? कौन कौन से खास मेहमान वहां से रवाना होंगे इस कार्यक्रम के लिए? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज काशी में रहेंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कई जो मंत्री हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। कहीं ना कहीं अगर पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को देखें तो पिछले करीब 15 दिनों से इस कार्यक्रम को आयोजन को लेकर तैयारियां चल रही थी, जिसकी समीक्षा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समय समय पर की है। आज जब इस कार्यक्रम का दिन आ गया, जब प्रधानमंत्री खुद जो है वाराणसी में मौजूद रहेंगे, और एक बड़ा कार्यक्रम है क्योंकि उत्तर और दक्षिण का जो ये मिलन है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अक्सर प्रधानमंत्री अपने उद्बोधन में कहते हैं कि वो एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं। उसी के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब हम एक दूसरे के संस्कृति के बारे में जानेंगे, एक दूसरे की पूजा पाठ की पद्धति के बारे में जानेंगे, सनातनी सभ्यता के बारे में जानेंगे, तभी एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण हो सकता है। उसी के तहत ये जो काशी और तमिल का जो समागम है उसका शुभारंभ आज से हो रहा है। 1 महीने तक करीब इस कार्यक्रम का आयोजन काशी में होगा, और काशी में जब ये आयोजन होगा तो कहीं ना कहीं काशी विश्वनाथ बाबा की जो धरती है वहाँ पर तमाम ऐसे पौराणिक स्थल हैं जो तमिल के लोग जो वहाँ पर आएंगे उसके बारे में जान सकेंगे। खास तौर पर तमिल के जो मिनिस्टर्स इस कार्यक्रम में शामिल होंगे वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और काशी की जो सभ्यता है, जिसके लिए काशी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में जाना जाता है, जो वहाँ पर मंत्रोच्चारण की जो पद्धतियाँ हैं और जो 80 घाट का मनोरम दृश्य है, मणिकर्णिका घाट है, उन तमाम चीज़ों का जो है पास से जाकर सटीक जानकारी लेकर संस्कृति के बारे में जानने का मौका तमिल के लोगों को मिलेगा। वहीं अगर हम काशी की बात करें तो काशी के लोगों को भी तमिल के लोगों को जानने का मौका मिलेगा, उनकी संस्कृति को समझने का मौका मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कभी मन की बात करते हैं या कभी किसी स्थल से उद्बोधन करते हैं तो साफ तौर पे वो कहते हैं कि उत्तर का समागम दक्षिण से हो और पूरब का समागम पश्चिम से हो, तभी एक भारत और श्रेष्ठ भारत का निर्माण किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं काशी से ही इसकी शुरुआत हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी काशी है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री खुद आज उसका शुभारंभ करेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में पूरब का पश्चिम में जो समागम की बात है, कहीं ना कहीं पूरब की जो सभ्यता है उसको पश्चिम के लोगों को रूबरू कराया जाए, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कोई बड़ा आयोजन कर सकते हैं। फिलहाल जिस तरीके से काशी और तमिल का ये जो आज से समागम शुरू होने वाला है वो अपने आप में एक विशाल हो जाएगा, क्योंकि काशी भगवान विश्वनाथ की धरती मानी जाती है, भगवान भोले की धरती मानी जाती है। तमाम साधु संतों का वहाँ पर समागम हमेशा रहा है। देश विदेश से जो सैलानी हैं वो काशी की सभ्यता को जानने के लिए आते रहे हैं। ऐसे में जब तमिल के लोग आएंगे, क्योंकि तमिल में भी तमाम ऐसे पौराणिक और धार्मिक स्थल हैं, चाहे हम रामेश्वरम की बात कर लें या फिर दूसरे जो पौराणिक स्थल हैं जिनको कहीं ना कहीं सनातनी सभ्यता को जानने वाले और मानने वाले लोग जो है अपने प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक गिनते हैं। तो ऐसे में जब दो जगहों की मिट्टी का मिलन होगा, दो जगहों की अलग अलग भावनाओं का मिलन होगा, दो जगहों की अलग अलग पूजा पद्धतियों का मिलन होगा, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में अलौकिक हो जाएगा। कहा जाता है कि काशी की जो सुबह होती है वो अपने आप में अलौकिक होती है, जब गंगा के किनारे आरती होती है और जो गंगा के किनारे के जो घाट है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर जब घंटी बजती है और आरती होती है तो वो दृश्य काफ़ी अलौकिक होता है। उस दृश्य का
आनंद लेने के लिए, उन पौराणिक मान्यताओं को समझने के लिए हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं और सुबह सुबह काशी के घाटों पर निकल जाते हैं। ऐसे में जब तमिल के लोग काशी में मौजूद रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी उस पौराणिक और अलौकिक जो दृश्य है उसका मनोरम दृश्य सामने से देखने को मिलेगा। और कैसे काशी की भव्य आरती होती है, कैसे माँ गंगा की आरती होती है, कैसे भगवान भोले को प्रसाद चढ़ाया जाता है, कैसे भगवान भोले की आराधना की जाती है, उन तमाम चीजों को पास से जानने का मौका मिलेगा। उसके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जब इस कार्यक्रम का आयोजन होगा तो कहीं ना कहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी अपने आप में तमाम उन इतिहास को समाये हुए है, जिसको तमिल के लोग जब वहां पर मौजूद रहेंगे तो उनको जानने का मौका मिलेगा। इतिहास के पन्नों को ही देखा जाएगा और संस्कृति की ये जो झलक है वो वाकई अलौकिक रहेगी। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया खास जानकारी के लिए। बढ़ते आगे लखनऊ से अब खबर, जहां निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने नियुक्त किए हैं प्रभारी। जहां लखनऊ नगर निकाय चुनाव को लेकर 6 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। लखनऊ में वार्डवार प्रत्याशियों के आवेदन जमा कर बनाएंगे सूची। तो देखिए बड़ी जानकारी, निकाय चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। जहां लखनऊ नगर निकाय चुनाव को लेकर 6 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। लखनऊ में वार्डवार प्रत्याशियों के आवेदन जमा कर सूची बनाई जाएगी। तो निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी भी लगातार तैयार नजर आ रही है और ग्राउंड जीरो पर एक्टिव है। तो लखनऊ नगर निकाय चुनाव को लेकर 6 प्रभारी नियुक्त किए हैं तो कांग्रेस पार्टी ने। लखनऊ में वार्डवार प्रत्याशियों के आवेदन जमा कर बनाई जाएगी सूची। तो देखिए निकाय चुनाव नजदीक हैं और इससे 2024 से पहले निकाय चुनाव बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है सभी के लिए, सभी पार्टियों के लिए। और इसलिए पार्टियां कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं कि कोई भी चूक हो नगर निकाय की तैयारी में। और देखिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ी तैयारी की है, जहां कांग्रेस पार्टी ने निकाय चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं जो जिन पर दारोमदार रहेगा। लखनऊ नगर निकाय चुनाव को लेकर 6 प्रभारी देखिए नियुक्त किए गए हैं। लखनऊ में वार्डवार प्रत्याशियों के आवेदन जमा कर सूची बनाई जाएगी और इसी के आधार पर आगे की तैयारी पूर्ण होगी। गाजियाबाद से अब खबर, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी, उसको गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए बदमाश मोबाइल लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। बदमाशों ने देर शाम साहिबाबाद में मोबाइल लूट की 2 घटनाओं को अंजाम दिया था। दिल्ली निवासी बदमाश रेहान उर्फ बारिश को गोली लगी। दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो देखिए लूट और डकैती के आरोप हैं इन बदमाशों पर, जो कि मुठभेड़ के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, घायल हुए हैं और इसी के चलते पुलिस ने गिरफ्तार किया है बदमाशों को। दिल्ली निवासी बदमाश रेहान उर्फ बारिश को भी गोली लगी। दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब पूछताछ के माध्यम से बड़े खुलासे किए जाएंगे। तो फिलहाल ये बड़ी मुठभेड़ हुई पुलिस और बदमाशों के बीच गाजियाबाद में, जिस दौरान मुठभेड़ में बदमाश को गोली लग गई और वो गिरफ्तार हो गए, पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता यादराम भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादराम, क्या जानकारी? देखिए पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, 2 बदमाश हत्थे चढ़े हैं। देखिए पिछले काफी समय से गाजियाबाद में लूट और जो मोबाइल छिनैती है और चैन स्नैचिंग है, इसकी घटनाएं जो है लगातार बढ़ती जा रही थी और इसी बात को लेकर जो गाजियाबाद पुलिस है वो लगातार इस चेकिंग अभियान चला रही थी, कॉम्बिंग कर रही थी। उसी समय सूचना मिली कि 2 बदमाश जो कि मोबाइल लुटेरे हैं और चैन स्नैचर हैं वो साहिबाबाद के करड़ा इलाके में है। जब चेकिंग के दौरान इन बदमाशों को रोका गया तो 2 बदमाश सवार थे, जिसका नाम, एक का नाम रेहान और उर्फ बारिश था, जबकि एक दूसरा जो बदमाश था उसका नाम रोहित था। तो दोनों ही बदमाशों को जब रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायर किया, जिसके बाद दोनों ही बदमाशों को पैर में गोली लगी। फिलहाल पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और इस बात की तस्दीक की जा रही है कि आखिर ये लोग कहां जो घटनाएं हैं उसको अंजाम देते थे और इस समय जो गाजियाबाद में घूम रहे थे वहां किस इलाके में जो लूट की जो घटना है उसको अंजाम देने की फिराक में थे। जी बिल्कुल ठीक है यादराम, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नोएडा से अब खबर, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। सेक्टर 58 पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़, जहां बदमाश के पैर में गोली लगी और वो गिरफ्तार हुआ। बदमाश ई रिक्शा लूट की घटना को अंजाम देता था और इस दौरान लगातार पुलिस दबिश दे रही थी आरोपी को पकड़ने के लिए। सेक्टर 58 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिस दौरान ये बदमाश
के पैर में गोली लगी और वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो बदमाश ई रिक्शा लूट की घटना को अंजाम देता था, जो कि अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है। मुठभेड़ के दौरान ये बड़ी गिरफ्तारी सामने आई है नोएडा से, जहां सेक्टर 58 पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई। बिसरख के पास एक इनपुट था कि कुछ क्रिमिनल्स इस एरिया में एक्टिव हैं, जिसको लेकर इवनिंग से ही चेकिंग अभियान शुरू किया गया था। इसमें कुछ बाइक राइडर्स दिखाई दिए, जिनको जब रोकने का प्रयास किया गया तो वो पिकेट तोड़कर भागे, जिसके लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें दौरान पुलिस मुठभेड़ एक बाइक सवार को अरेस्ट किया गया है। और इसमें जो शुरुआती तथ्य सामने आए हैं उसमें यह ज्ञात हुआ है कि ये थाना बिसरख से वांछित चल रहा था। इसका नाम दीपक है। इस पे कार लूट के भी अन्य मुकदमे दर्ज हैं। बाकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी जा रही हैं। आज बदमाश ई रिक्शा लूट की घटना को अंजाम देता था और पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसके बाद ये बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है, लेकिन बड़ी सफलता ये पुलिस के लिए, क्योंकि ये ई रिक्शा लूट को अंजाम दिया करता था और लोग इससे बेहद ही ज़्यादा परेशान थे, डरे सहमे थे। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी बड़ी राहत। और इसी के साथ बदमाश गिरफ्तार हो चुका है और उसके क्या गिरोह के और कौन कौन सदस्य हैं, इसके बारे में अब पुलिस पूछताछ करेगी और खुलासे के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें, सेक्टर 58 पुलिस और बदमाश के बीच ये मुठभेड़ हुई, जिस दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और ये बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा है। बदमाश ई रिक्शा लूट की घटना को अंजाम दिया करता था और इसकी वजह से लोग, जो मासूम लोग हैं, वो परेशान होते थे और ऐसे में उनको कहीं ना कहीं अब बड़ी राहत। अपडेट ले लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, क्या जानकारी? देखिए, रिक्शा लूट को अंजाम देता था, लोगों को अब राहत मिली है जब ये लुटेरा जो है पुलिस के हत्थे चढ़ा है। निशान, मेरी आवाज मिल पा रही हो तो बताइए। देखिए, बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है, किस तरीके से आगे की कार्रवाई होगी इस पूरे मामले पर? देखिए, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, वहीं सेक्टर 58 पुलिस की बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है पूर्व एक दिन पहले ही बदमाशों द्वारा ई रिक्शा लूटा गया था और जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि जो सातिर बदमाश है उसके खिलाफ काफी लंबा चौड़ा आधा दर्जन से ज्यादा इसके खिलाफ आपराधिक इसके लूटपाट का मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज है। जिस वक्त ये मुठभेड़ हुई उस वक्त मौके से ई रिक्शा भी बरामद किया गया, एक तमंचा कारतूस बरामद किया गया और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ये घटना हुई, जल्द ही पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया। इसका एक साथी मौके से फरार हुआ, उसकी भी पुलिस तलाश कर रही है। हालांकि इस पर काफी आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है और भी इसकी जो चैन के लोग हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बड़ी कामयाबी जो सेक्टर 58 पुलिस के हाथ लगी है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया निशांत आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, ग्रेटर नोएडा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस यहां पर बताया जा रहा है कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी के पास से एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए बदमाश पर थानों में गैंगस्टर एक्ट समेत करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अलग अलग पॉइंट्स पर लगातार चेकिंग और पिकेटिंग चल रही है। इसमें थाना सूरजपुर में जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 बाइक राइडर्स को रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पर फायर किया और भागे। इसके बाद एक कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें दौरान पुलिस मुठभेड़ एक को गिरफ्तार किया गया है, अन्य इसमें फरार है। इसमें जो शुरुआती तथ्य सामने आए हैं उसमें इसका नाम अंकित बताया जा रहा है। इस पर अन्य कई मुकदमे भी दर्ज हैं। बाकी विधिक कार्रवाई। यूपी में वरिष्ठ आईएएस अफसर ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है। जहां एसीएस श्रम सुरेश चंद्रा ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है। जनवरी 2023 में रिटायर होने वाले हैं सुरेश चंद्रा। राज्य सेवा अधिकरण में वीसी के रूप में चयन हुआ है और उन्होंने वीआरएस के लिए आवेदन दिया है सेवानिवृत्त होने से पहले, जहां जनवरी 2023 में वो रिटायर होने वाले हैं। सुरेश चंद्रा राज्य सेवा अधिकरण में वीसी के रूप में
चयन हुआ है, लेकिन उन्होंने वीआरएस के लिए आवेदन दिया है। यूपी में वरिष्ठ आईएएस अफसर है वो, और उन्होंने वीआरएस के लिए आवेदन किया है। एसीएस श्रम सुरेश चंद्रा ने, और देखिए 2023 में वो रिटायर होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने ये आवेदन किया है वीआरएस के लिए, जहां राज्य सेवा अधिकरण में वीसी के रूप में चयन हुआ है। आगरा से अब खबर, जहां फतेहाबाद में चेयरमैन द्वारा ईओ मारपीट का मामला, जहां ईओ की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। चेयरमैन आशा देवी चक पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज। चेयरमैन के बेटे और भाई पर भी केस दर्ज। हिरासत में जबरन बिल पास कराने के विवाद में ईओ से मारपीट की थी। तो वहीं फतेहाबाद कस्बे की नगर पंचायत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, ईओ की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जहां चेयरमैन आशा देवी चक पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब खबर मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार की है, जहां जेल में चेकिंग के दौरान एक वकील को गिरफ्तार किया गया। दरअसल ये वकील चप्पलों में से करीब 2400 नशे की गोलियां लेकर जिला कारागार पहुंचा था, जहां मिलाई के दौरान कैदी को नशे की गोलियां देने के लिए वकील पहुंचा था, जिसे इस दौरान पकड़ लिया गया, जिससे उसकी पोल खुल गई। दिनांक 17 नवंबर को अनुज गुप्ता नाम का एक व्यक्ति जेल में किसी कैदी से मुलाकात करने के लिए गया था। चेकिंग के दौरान इनके पैर के सैंडल के सोल में लगभग 2400 नशीली गोलियां बरामद हुई हैं। इस संबंध में थाना मेडिकल पर एनडीपीएस एक्ट की समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना मेडिकल पुलिस द्वारा अमल में लाई। बागपत से अब खबर, जहां निर्माणाधीन मकान का लिंटर गिरा और मलबे में काम कर रहे 5 मजदूर दब गए। आनन फानन में मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला गया। मकान की दूसरी मंजिल पर डाला जा रहा था लिंटर। लोगों ने घायलों को निजी अस्पताल में तत्काल भर्ती कराया है। बागपत के अमीनगर कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं किस कदर लिंटर गिरा है, और इस वजह से 5 मजदूर इसमें दब गए, बुरी तरीके से घायल हुए हैं मलबे में, और ऐसे में सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, उनको भर्ती कराया गया है। तो बागपत के अमीनगर कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर कमिश्नर ऑफिस में बंदरों का आतंक। बंदरों से परेशान कानपुर पुलिस कमिश्नर, जहां भगाने के लिए लगाए गए लंगूरों के होर्डिंग, जहां ऑफिस में लगाए गए बंदरों के होर्डिंग। उत्तर प्रदेश पुलिस का डंका वैसे तो पूरे देश के अपराधियों में गूंज रहा है, लेकिन कानपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस का आलम यह है कि यहाँ खुद पुलिस कर्मी इन बंदरों से इतना परेशान हो गए हैं कि अब इनको लंगूर का सहारा लेना पड़ रहा है। कानपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में बंदरों ने सालों से आतंक फैला रखा है। पुलिस की ऑफिसों में फाइलें फाड़ देते हैं, फाइलों के कवर फाड़ देते हैं, यहां तक आने वाले मुलाकातों के झोले छीन ले जाते हैं। पुलिस कर्मियों ने इन बंदरों को भगाने के बहुत से जतन किए। नगर निगम को भी सूचना दी गई, लेकिन बंदरों को काबू नहीं किया गया। आखिरकार हार कर अब पुलिस ने कांटे से कांटा निकालने का रास्ता निकाला है, और अब ऑफिस में चारों तरफ लंगूर बंदरों के पोस्टर होर्डिंग लगवा दिए हैं। कानपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में ज्वाइंट सीपी के दोनों ऑफिस हैं, डीसीपी वेस्ट का ऑफिस है। इसके अलावा यहां दर्जनों पुलिस के ऑफिस हैं। ऐसे में यहां बंदर ऑफिस में घुसकर पुलिस कर्मियों की फाइलें फाड़ देते हैं। उन्हें भगाने के लिए अब होर्डिंग लगाई गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।